5 अप्रैल 1957 केरला में दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सत्ता में आ गई है। लोगों के लिए एक नई उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस और दुनिया के ताकतवर देशों के लिए ये एक खौफ का पल था। और सिर्फ 28 महीने बाद एक झूठ से रची हुई हिंसा के तूफान में ये सरकार गिरा दी जाती है। दोस्तों, ये वो कहानी है जो हिस्ट्री बुक से मिटा दी जाती है, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे नेहरू ने इंडिया की पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को दबा दिया था। लगभग 5 फुट का एक आदमी केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने खड़ा हो जाता है। उनका नाम है EMS नंबूदिरपन और उनके रहते एक कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेसी में पावर में आई है। 126 में से 60 सीट्स, एक क्लियर मेजोरिटी, और उनका ऑपोजिशन कांग्रेस सिर्फ 43 सीट्स। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। EMS केरला के सबसे ऊपर वाले कास्ट पे पैदा हुए थे, नंबूदिरी ब्राह्मण्स, जो लैंडलॉर्ड्स और इलीट्स होते हैं। वो चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ही प्रिविलेज के खिलाफ लड़ा, उन लोगों के लिए जिनको पीढ़ियों तक EMS जैसे अपर कास्ट के लोगों ने दबाया था। आगे क्या होने वाला है समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि केरला था क्या। और सीधी बात यह है, 1950s का केरला ज्यादातर लोगों के लिए जहन्नम था। एक ऐसी जगह जहाँ कुछ लोग एक ही सड़क पर नहीं चल सकते, जहाँ ज्यादातर लोग उस जमीन पर काम करते थे जो उनकी कभी नहीं होने वाली थी, जहाँ जमींदार चाहे तो किसी को भी एक पल में निकाल सकते थे, जहाँ आपका कास्ट डिसाइड करता आपको पढ़ने का हक मिलेगा या नहीं, इज्जत के साथ जीने का मौका मिलेगा या नहीं। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये था 1950s का केरला। और कम्युनिस्ट ने लोगों को सबसे पहले ये कनेक्शन समझाया कि उनकी गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन का सोर्स एक ही है। जो लोग उन्हें अछूत कहते थे, वही लोग अपनी जमीन में उन अछूत लोगों से काम करवाते थे। पूरे 2 दशकों तक उन्होंने ये मूवमेंट बनाई, ट्रेड यूनियंस, किसानों के संगठन और लिटरेसी कैंपेन के जरिए। और फिर फरवरी 1957 में वो जीत गए। यहीं से कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि EMS की सरकार ने कोई क्रांति या हिंसा का नारा नहीं दिया। उन्होंने बस वही किया जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, लैंड रिफॉर्म्स, ताकि जमींदार मनमर्जी लोगों को घर से ना निकाल सके, फेयर वेजेस, ताकि खेतों में काम करने वालों को अपनी मेहनत की कमाई मिले, टेनेंट प्रोटेक्शंस, फूड सिक्योरिटी। ऐसे रिफॉर्म्स कांग्रेस की सरकारें भी दूसरे राज्यों में कर रही थी। तब तो किसी ने नहीं कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जैसे ही कम्युनिस्ट ने वही काम किया, पूरा माहौल बदल गया। अचानक ये रिफॉर्म्स देश के लिए खतरा बन गए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उनके काम से नहीं, उनके नाम से थी। पर एक रिफॉर्म था जो सब कुछ भड़काने वाला था, द एजुकेशन बिल। सुनने में बोरिंग लगता है ना, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर अपॉइंटमेंट, करिकुलम कंट्रोल, बस यही सब। लेकिन केरला में एजुकेशन ही पावर है, और पावर कभी खुशी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती। प्राइवेट स्कूल्स ज्यादातर सीरियन कैथोलिक चर्च और कास्ट एसोसिएशंस के अंदर बड़े पैमाने पर पैसा, इन्फ्लुएंस और लोगों के विचार कंट्रोल करते थे। वो तय करते थे कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं, कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रहेगा। एजुकेशन बिल ने कहा टीचर्स को गवर्नमेंट अप्रूव लिस्ट से अपॉइंट किया जाएगा, उन्हें जॉब सिक्योरिटी और फेयर सैलरी मिलेगी। जो स्कूल्स गलत तरीके से चल रहे हैं उन्हें सरकार अपने कंट्रोल में ले सकती है, और करिकुलम सबके लिए एक जैसा होगा। 22 मई 1958 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल को देखा और उनका फैसला कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड। केरला गवर्नमेंट बिल के साथ रेडी थी, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल। लेकिन जब ताकतवर लोगों को खतरा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की कोई अहमियत नहीं रहती। सबसे पहला हमला आया सीरियन कैथोलिक चर्च से। चर्च के लीडर्स ने अपने लोगों को बताया ये बिल उनके रिलीजियस फ्रीडम पर अटैक है और ये कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप की शुरुआत है। फिर आई नायर सर्विस सोसाइटी, जो जमींदार वर्ग थी और अपने जमीन खोने के डर में थी। फिर आई कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी। उन्होंने हर उस कम्युनल और कास्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिलाया जो उनके काम आ सकती थी। और अब आता है इस कहानी का सबसे डार्क चैप्टर, जिसने सबसे ज्यादा जोर लगाया केरला की सरकार को गिराने के लिए। वो कोई और नहीं, नेहरू की अपनी बेटी थी। 2 फरवरी 1959 इंदिरा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है, और उनके आते ही पार्टी का पूरा अप्रोच केरला के लिए बदल जाता है। केरला में जाकर इंदिरा गांधी भड़काने वाले स्पीचेस देती है ताकि कांग्रेस वोट से नहीं, फोर्स से कम्युनिस्ट को हटा सके। यही था उनका असली एजेंडा शुरुआत से। ऑपोजिशन ग्रुप्स एक साथ आते हैं, नाम रखा जाता है लिबरेशन कमेटी, और इंदिरा गांधी सीधा ऑर्डर देती है
कांग्रेस इनका पूरी तरह साथ देगी। फिर शुरू होता है हिंसा का सिलसिला। महीनों से चल रही वायलेंस 13 जून को एक पुलिस फायरिंग के साथ पीक कर जाती है, जहां 7 लोग अपनी जान खो देते हैं, उन्हें शहीद बना दिया जाता है और यहाँ ईएमएस की सरकार एक जाल में फंस जाती है। इस वायलेंस पर रिएक्ट करेंगे तो अथॉरिटेरियन कहलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कमजोर। जो भी उनकी सरकार कदम उठाएगी वो सबूत बन जाएगा कि कम्युनिस्ट्स रूल करने के लायक नहीं है। ये थी पॉलिटिकल वेयरफेयर अपने सबसे एडवांस फॉर्म में। पहले केओस पैदा करो, फिर सरकार को मजबूर करो रिएक्ट करने के लिए, और जब वो रिएक्ट करे तो उसी रिएक्शन को उनके खिलाफ एविडेंस बना दो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इन सब के बावजूद वायलेंस, प्रोटेस्ट, अनरेस्ट, ईएमएस की सरकार ने अपनी लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी कभी नहीं खोई। 114 में से 65 एमएलएस आखिर तक उनके साथ थे। हर डेमोक्रेटिक मेजर के हिसाब से ये सरकार बिल्कुल लेजिटिमेट थी और यही पल था जब नेहरू को फैसला लेना था। एक तरफ उनकी बेटी इंदिरा गांधी चाहती थी कि केरला की सरकार को तुरंत हटा दिया जाए। कांग्रेस के राइट विंग नेता भी इसी दबाव में थे। पार्टी के लिए केरला अब एक टेस्ट बन गया था। शुरुआत में नेहरू ने विरोध किया। 22 जून को जब वो केरला गए, उन्होंने लिखा, There was near hysteria with thick walls of group hatred। वो एक मिडिल वे ढूंढने की कोशिश करते हैं और ईएमएस नंबूदिरपट को रिजाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन ईएमएस ने मना कर दिया। उनका लॉजिक सिंपल था, जब तक उनकी गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं हुआ तो रिजाइन करना डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। ये माना जाएगा कि सड़कों का शोर बैलेट बॉक्स से बड़ा है। नेहरू ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने ईएमएस को अपने समर रिट्रीट मशोबरा बुलाया। दोनों ने साथ डिनर किया। बात हुई, लेकिन ना समझौता हुआ, ना हल निकला और फिर नेहरू ने हार मान ली। केरला सरकार डिसमिस कर दी गई। प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया आर्टिकल 356 के तहत। दशकों तक सीआईए की इन्वॉल्वमेंट की बातें लोग प्रोपेगेंडा कहकर हटा देते थे, लेकिन फिर फाइल्स डीक्लासिफाई हुई। ब्रिटिश इंटेलिजेंस सीआईए के सपोर्ट के साथ एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला रही थी केरला की ईएमएस गवर्नमेंट को गिराने के लिए, और सब कुछ इंडियन ऑफिशियल्स के फुल नॉलेज और कोऑपरेशन के साथ हो रहा था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड मैकमिलन ने एक स्पेशल पॉलिटिकल एक्शन प्रोग्राम अप्रूव किया था, जिसका एक ही गोल था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कमजोर करना। और जवाहरलाल नेहरू वो जानते थे। उन्होंने खुद कहा था, इट वुड बी यूजफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू बी एबल टू कॉल ऑन यूके इंटेलिजेंस असिस्टेंस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सोचिए जरा, एक नया आजाद देश जिसे आजादी लिए 10 साल भी नहीं हुए थे, वो अपनी ही सरकार को गिराने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रच रही थी। फरवरी 1960, सरकार गिराए जाने के सिर्फ 6 महीने बाद केरला में इलेक्शंस हुए और कांग्रेस जीत गई। और ऐसा लगा जैसे उन लोगों की बात सही थी जो कहते थे कि कम्युनिस्ट का जन समर्थन खत्म हो गया है। लेकिन ये इलेक्शन हुआ था हिंसा और डर के माहौल में, जहां कम्युनिस्ट को वोट देना एंटी नेशनल एक्ट समझा जाने लगा था। फिर भी कम्युनिस्ट मूवमेंट ने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। 1967 में ईएमएस वापस आए, फिर से चीफ मिनिस्टर के रूप में, और तब से केरला एक ऐसा राज्य बना जहां लेफ्ट और राइट दोनों की सरकारें आती जाती रहती हैं। 1957-59 के जो अपोकैलिप्टिक फियर्स थे कि कम्युनिज्म डेमोक्रेसी को मिटा देगा, रिलीजियस फ्रीडम खत्म कर देगा, टोटलिटेरियन रूल लगाएगा, वो सब गलत साबित हुए। आज केरला भारत के सबसे एडुकेटेड, सोशली प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिकली वाइब्रेंट राज्यों में से एक है।